जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जय जय डिफेंस वॉरियर्स में। और आई होप आप अच्छे से बहुत स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे है एनडीए का। और देन जीडी का भी फॉर्म निकलने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं। तो जीडी वाले भी अच्छे से तैयारी करिए और देन एनडीए वाले भी अच्छे से तैयारी करिए। उनके पास बस 1 मंथ है, ठीक है? तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है? और तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक को, जो हमने जहाँ तक छोड़ा था। तो हमने अपना टॉपिक छोड़ा था भारत के प्राकृतिक भाग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के हाँ, तो हम करने वाले हैं अपने भारत के प्राकृतिक भाग, ठीक है? और उसके साथ आपसे ये कहूँगी, आपको अपने अच्छे से स्टडी करनी है और अपने जो आपका प्लान है, ठीक है? जो स्टडी प्लान है उसे आप बिल्कुल कंफर्टेबल एक टाइम टेबल के साथ कंप्लीट करिए और अच्छे से स्टडी करिए। और इस स्टडी के साथ क्या है कि हम अपने एक थॉट के साथ चलते हैं। ज़िंदगी बिखरती तन्हाइयों में यही टूटने संभलने की चाहत है, यही उठने की चाहत है, इंसान को मंजिल तक ले जाती है। यही एक ज़िंदगी की राह है और आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मंजिल तक और या कुछ चीज़ अचीव करने के लिए ना खाली बैठे कुछ नहीं मिलता है। आपको ना एक काम ज़रूर करना है, अच्छे से स्टडी करनी है जिससे कि आप अपनी अचीवमेंट पा सको, ना कि खाली बैठे रहो। खाली बैठने से कुछ नहीं होता है अपना, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं अपने भारत के प्राकृतिक भाग को लेकर, ठीक है? तो भारत के जो प्राकृतिक भाग है, ठीक है, वो है एक हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रियदीप पठार और समुद्री तटीय मैदान। अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, बट उससे पहले हम थोड़ा भारत की जो मतलब स्थिति है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जो भारत की स्थिति है, पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो जो भारत भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, हमें पता है, हमने कल पढ़ा था, जो भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री पॉइंट 6 तक है। इतना हमने ये पढ़ा था, ठीक है? आपको ये पेन दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो हम अपना पेन चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर ले? रेड ही ले लेते हैं। और जो उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। तो कहने का मतलब है, जो भारत का जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 रहता है से 37 डिग्री, और जो उत्तरी अक्षांश है वो 67। और हमने भौगोलिक क्षेत्र की भी बात करी थी कि हमारा जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वो 32,87,263, जो कि भौगोलिक क्षेत्र है। और विश्व का कुल क्षेत्र कितना है? 2.43%। ये हमने बात करी थी, वर्ग किलोमीटर है विश्व का पूरा। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत रूस, कनाडा, यूएस, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर है, यह हमने पढ़ा था। और भारत की कुल जनसंख्या पढ़ी थी, जो भारतीय कुल जनसंख्या क्या है? 70.5%, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है? याद है ना आपको? नहीं है या भूल गए हो? हाँ, गुड, भूलना नहीं है, ठीक है? ये रिवीजन हो रहा है आधा भारत के बारे में। अब 82 वन अपॉइंट डिग्री 82 डिग्री 1% जो पूर्वी देशांतर है, वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती। कौन सी? पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है वो। और हमने एक पढ़ा था स्टैंडर्ड टाइम, पढ़ा था हमने, जीएमटी पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, मानक समय, लोकल टाइम। हाँ, तो वो समय के देश को मानक टाइम कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, और जो कि भारत के 5 राज्यों से, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, 1 मिनट, मैं इसकी पहले थोड़ी, हाँ, तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। अगर हम बात करें मानक समय, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, 1 मिनट स्टैंडर्ड टाइम, इसकी बात करें, सबसे पहले ये प्रयागराज से होकर, नैनी से होकर गुजरती प्रयागराज में, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब 5 स्टेट से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और ये हमने एक बात करी थी ग्रीनविच रेखा की, याद है ना आपको? जो कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और जो कर्क रेखा भारत के लगभग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है जो कर्क रेखा होती है, कैंसर लाइन,
है ना। ये जो रेखा होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और जो पड़ोसी देश है, जो नाबा कंट्री है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और भारत के लगभग जो अधिकांश क्षेत्र जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं, वो भी कर्क रेखा से 2 बार भागों को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में बांटते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने अब थोड़ा भारत के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा भारत के प्राकृतिक भाग। और भारत के प्राकृतिक भाग में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है। अगर हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ते हैं, ठीक है, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो सबसे पहले आता है हिमालय। ठीक है, क्योंकि उत्तर के जो पर्वतीय भाग में हिमालय का उदय उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोडावन में हुआ था। ठीक है। जो हिमालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यूरेशियन प्लेट से टकरा के फलस्वरूप हुआ है। मतलब जो हिमालय का जो उदय है वो 70 लाख वर्ष पूर्व गोडावन लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराकर फलस्वरूप हुआ है, जो कि हिमालय के स्थान पर प्रारंभ है। ये एक टेटिस नामक समुद्र था। ठीक है, जो कि एक ये जो यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो खारी झीलें जैसे सांभर हो गया, पुष्कर हो गया, ठीक है, अनसावर हो गया, डीडावान हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं हम हिमालय जो उत्तर भारत के जो विशाली मैदानी भाग हैं, ठीक है, अगर हम उत्तर विशाल मैदानी भाग की बात करें, जो हमने बात करी थी तेतीस टेटिस की बात करी थी, वो हम आगे करेंगे। बट हम उससे पहले ये पढ़ते हैं जो पश्चिम में हिंदू कुश तथा भारत म्यांमार सीमा पर अरकान योग हिमालय के दक्षिण विस्तार है। मतलब जो हिमालय का जो विस्तार है वो इन दोनों से, जो अंडमान निकोबार है वो भी एक हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर का मैदान, जो उत्तर भारत का वैशाली मैदानी भाग है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें हम सही है ना, 1 मिनट। अब ठीक से थोड़ा ना जूम करना पड़ रहा है क्योंकि ये हैंड राइटिंग नोट्स है और थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बट आपको ये सिर्फ सुनना है और समझना है अच्छे से, जिससे आपके ये माइंड में अच्छे से रहे। अपन को क्या करना है, अपन को तो नॉलेज लेनी है। ठीक है, नॉलेज तो आप ले सकते हो ना। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, देन अच्छे से स्टडी करें, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें जो स्टूडेंट हमसे जुड़े और हमारी फैमिली से जुड़े। मतलब जे डिफेंस वॉरियर एक फैमिली मेम्बर है और उनसे जुड़े। ठीक है। तो हम चलो आगे बात करते हैं। ठीक है। तो हमने बात करी गोंडवाना लैंड की बात करी, जहाँ से कि हिमालय का उदय हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो उत्तर भारत के मैदानी भाग है। मैदानी भागों के महत्व की बात करें तो मैदानी भागों की जो उपजाऊ मिट्टी है, आपको मैदानी भाग की उपजाऊ मिट्टी ध्यान रखनी है, जो कि है जलोढ़ा मृदा। ठीक है, जो कि फसल उत्पादन में किया जाता है। जो जलोढ़ा मृदा है ये आपको ध्यान रखना। अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम छोटा छोटा इनका टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आपको जलोढ़ा मृदा पर ध्यान रखना, जो फसलों के लिए उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या में पशु को आहार व अनेक कृषि आधारित उद्योग को कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तर भाग का एक मैदानी भाग है जहाँ पर जलोढ़ा मृदा पाई जाती है। जो मत्स्य पालन का भी विकास किया जाता है इसमें, और इसमें मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार भी मौजूद है। और उसमें जितने ही भूमि के समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसमें सबसे पुराना क्या है, जलोढ़ा, जो बंगार एवं नया जलोढ़ा जिसे खदार कहते हैं। मतलब जो पुराना जलोढ़ा मृदा है उसे भंगार बोलते हैं, और जो नया जलोढ़ा मृदा है उसे खदार भी कहते हैं। और इस मैदानी भाग में जो जितने भी प्राचीन वन प्रदेश के जितने भी कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं, कहाँ पर, इस ही जगह में। ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अब 1 मिनट। तो हम बात करते हैं, अब ये देख रहे हो आप, भंगार, ये खादर। ठीक है, खादर को ही जलोढ़ा, नया जलोढ़ा बोलते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, और ये विश्व के सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदान है। जैसे हमने बात की, जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सिल्टा से इसका निर्माण हुआ है। और उस मैदान को 4 भागों में, भांबर, तराई, भांगर, खदरा खादर जो नई जलोढ़ा है उसे ही खादर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारी भाबर। ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, जो ये नदियों द्वारा लगाया गया कंकड़ों, जो नदियों के जो कंकड़ पर्वत होते हैं उनसे ये निर्मित हुआ है।
और जिसकी चौड़ाई 1/2 से 1 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो रही है पता है, क्योंकि आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस वजह से। अब जो इसकी औसत और जो चौड़ाई है इसकी, वो है 15 किलोमीटर। और ये जो गोरखपुर से पीलीभीत तक और गोरखपुर की तराई का विस्तार बताता है, जो कि 700 किलोमीटर है। और जो तराई है जो नम भूमि में होती है, जहाँ वृक्ष रोपण होते हैं, मतलब जहाँ पर ट्रीज लगाए जाते हैं, जहाँ पर वृक्ष लगाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। और जिसे कि 5 भू आकृतियों विभागों में बांटा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भंग की। ये तेराई से आग का एक भूभाग है, आगे का भूभाग है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्टा से निर्मित हुआ है। जो दोमट मिट्टी से बना ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ, मतलब जो दोमट मिट्टी होती है, जो कि एक तरह से नदियां द्वारा लाई गई सिल्टा, ये जो नदियां द्वारा मिट्टी आती हैं उनसे, जो पंजाब उत्तर प्रदेश में इसका बहुत विस्तार है इसका। और जो पंजाब में जो भांगर को एक तरह से घाया कहते हैं, ये आपको खादर, खादर जो जलोढ़ा मिट्टी मिट्टी का जो नया उपजाऊ है उसे हम खादर कहते हैं। ये भंगार की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्टा से भी निर्मित हो रहा है, और जो बिहार और बंगाल प्रदेश में पाया जाता है, जो खादर प्रदेश होते हैं उनमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं थार का मरुस्थल। अगर हम बात करें थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में अरवाली, जो अत्यंत ही उपजाऊ है, जो कि पूर्वी घाट का विस्तार, मतलब जो हम बात करें पूर्वी घाट की, कहाँ की, पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, जो थार के मरुस्थल की पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें तो एक छोटा सा हम यहाँ पे मैप टाइप का बनाते हैं। तो हमें पता है हमारा जो 1 मिनट, यहाँ पे हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पे ये थार मरुस्थल है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, यहाँ पे ये थार मरुस्थल है। अब हम थार मरुस्थल की जब हम बात कर रहे हैं, जो एक अत्यंत ही उपजाऊ है, जो पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से, मतलब जो उड़ीसा, जो नीली, जो उड़ीसा से लेकर जो नीलीवरी है वहां तक इसका फैला हुआ है, ठीक है। मतलब इसका जो भी चक्र, मतलब 1 मिनट, जो उसका चक्रवात को भी रोकता है, मतलब जो पूर्वी घाट का विस्तार जो उड़ीसा से नीलीवरी तक है, जिसका ये चक्रवात को भी रोकता है। और जो नीलीवरी जितने भी पूर्व, ठीक है, जितने भी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, उसी के दक्षिण में 3 पहाड़ियां होती हैं। एक है हमारी पलानी, अन्नामलाई और कार्डम। ये जो 3 पहाड़ियां हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनमें जो पूर्वी घाट की जो अपेक्षाकृता कटा फटा है, और जो पश्चिमी घाट से होकर निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, हमने कल नदियों के बारे में बात करा था, जो लेफ्ट साइड की नदी है और राइट साइड की नदी है, कल हमने बात करी थी। आप और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं नदियां, हमने बात करी थी। हमने बात करी थी जो बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, स्वर्ण रेखा है, ब्रह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्ण नदी है, कावेरी नदी है, और क्या कहते हैं पन्नार की नदी है, जो कि राइट साइड से निकलती है। और जो अरब सागर में गिरती है, मैंने बताया था, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। जो लेफ्ट में है वो कौन कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और घाघर नदी। और जो राइट साइड में है, जो अभी हमने बात करी थी, स्वर्ण रेखा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कृष्ण नदी हो गई, ब्राह्मणी नदी हो गई, महानदी हो गई और कावेरी नदी हो गई। ये सब कौन सी नदी है, जो कि राइट साइड में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जो अरेबियन सी, मतलब अरब सागर में गिरती है, वो लेफ्ट साइड की नदी, कल हमने बात करी थी ना। हाँ, तो अनेक नदियां इससे होकर ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने जो बात करा था, वो हमने बात करा था उत्तर भारत के जो जितने भी विशाली मैदान है, हमने उनके बारे में बात करी थी, ठीक है। और हम करने वाले हैं उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। 1 मिनट। तो हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, जिसमें कि जो सिक्किम और उसकी 7 सिस्टर, आपने नाम सुना होगा 7 सिस्टर्स का। हाँ, तो ये वो ही 7 सिस्टर है जो कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 7 सिस्टर 1 ब्रदर, सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में 7 सिस्टर्स के नाम डालने, ठीक है। ये क्षेत्र हिमालय तथा घने जंगल से
बना हुआ है जहाँ पर 200 जनजातियाँ पाई जाती हैं, और इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसे हम रिबुल्ड कर सकते हैं, और जिनसे कि 15,000 मतलब 15,000 जो मेगावाट है जो जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। और जितने भी उत्तर पूर्व में जितने पर्यटन और जितने फ्लोरिकल्चर का बढ़ावा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो नेशनल हाईवे 31 की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे 31 इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है, और ये सिलीगुड़ी ग्वालियर से निकलता है, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत के ओके, तो हम बात करते हैं भारत के पर्वत की। अगर हम भारत के पर्वत की बात करें, जो भारत के जितने भी पर्वत हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें वैलित पर्वत, जो में फ्लोर्ड माउंटेन है, उनकी बात करें, ये पर्वत दो प्लेटों के पारस्परिक टक्कर के फलस्वरूप, मतलब कि मान के चलिए एक पर्वत यहाँ और एक पर्वत यहाँ, जब इन दोनों में आपस में टक्कर होता है तो एक पर्वत बनता है जिसे कि हम फ्लोर्ड माउंटेन कहते हैं। और ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, से हिमालय हो गया, रॉकी, एडीज, एटलस, अल्फेस, ये एक ऐसे पर्वत हैं जो कि एक टूटने से बनते हैं। और एक होता है अवरोधी, जिन्हें हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, मतलब कि एक पर्वत, इन पर्वतों का निर्माण धरती के किसी भाग के नीचे धंस जाने या ऊपर तीन, मतलब ऊपर जाने से होता है। मतलब एक पर्वत का भाग जो मिट्टी में धंस जाता है और एक पर्वत का भाग ऊपर ही रह जाता है, उस कारण से ब्लॉक, मतलब कि उसे एक तरह से ब्लॉक कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि एक तो है जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का सेलेट रेंज, अगर हम बात करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें सतपुड़ा हो गया, जिसे कि सेवन फ्लोरिड माउंटेन कहते हैं, अन्नामलाई, ठीक है, नीलगिरी, मिजो पहाड़ी जिसे ब्लू माउंटेन बोलते हैं, पूर्वी घाट, विशाखापट्टनम, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, और भारत के सबसे उत्तर में जो कारकोरम है, आपने कारकोरम पर्वत के बारे में तो सुना ही होगा, और दक्षिण में इलायची पर्वत, ये आपको ध्यान देना है। उत्तर में कौन सा, कारकोरम, दक्षिण में इलायची पर्वत। अगर हम हिमालय की बात करें, ठीक है, हिमालय की बात करें, हिमालय के उत्तर में तीन पर्वत आते हैं, एक आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1906 में जो ये थे सवान हैडन ने इनकी खोज की थी, और इन्हें पामीर की घाट का हिस्सा माना जाता है। और जो हिमालय का विस्तार है वो एक मतलब नंगा पर्वत जो पीओके है उनसे एक अरुणाचल प्रदेश तक है हिमालय का विस्तार, जो कि 24,000 किलोमीटर तक है। और इसका तो हमें पता है कि जब 70 लाख पूर्व से इसका उदय हुआ है, जिसमें कि सर्वोच्च 100 चोटियों में से 70 हिमालय से ही संबंधित है। मतलब जो जितनी भी विश्व में 100 पर्वत है, 100 चट्टान है, उन सबका जितना भी विस्तार है वो किससे, हिमालय से संबंधित है। और हिमालय वास्तव में 3 समतल श्रृंखलाओं का एक योग है, जिसे हम कहते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और बह हिमालय। ठीक है, अगर हम महान हिमालय की बात करें जो ग्रेट हिमालय है, ये इसे आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 61,000 मीटर है। और 45,000 मीटर ऊंचाई से हिम रेखा आरंभ हो जाती है, जिसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। जो हिम रेखा है वो आरंभ हो जाती है 45,000 मीटर है, इससे हिमरेखा प्रारंभ होती है, और 25 किलोमीटर इसकी एक चौड़ाई होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम महान हिमालय के प्रमुख चोटियों की बात करें, ठीक है, जिसमें कि है जम्मू कश्मीर में 3 चोटी, जैसे कि मोशार बर्मा, काशार बर्मा, नंगा पर्वत। और उत्तराखंड की बात करें, कामठा पर्वत, नंदा देवी। नेपाल की बात करें, एवरेस्ट, रोहतास, मकुल, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाई थाना, गौरी शंकर। सिक्किम की बात करें, कंचनजंगा, जो कि सब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा है। और जो अरुणाचल प्रदेश की बात करें वो कहाँ है, नामचा बरवा। यह आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी है, ये महान हिमालय मतलब ग्रेट। अगर हम लघु हिमालय की बात करें, जो लिटिल हिमालय है, इस जो ये लिटिल हिमालय जो लघु हिमालय है, इस हिमालय में इसे मध्य हिमाचल भी कहा जाता है, मतलब मीडियन, ना बड़े ना छोटे, बिल्कुल जो मीडियम में रहते हैं। इसके अनेक स्थानीय नाम हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें परिपंजला कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहते हैं, उत्तराखंड में इसे नागा टीबा कहते हैं, और नेपाल में महाभारत कहते हैं। और अरुणाचल
जो अरुणाचल प्रदेश में पाटकोई और कश्मीर घाटी, महान हिमालय और महाभारत के मध्य भी ये स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो हिमालय उसके 3 पार्ट हो गए, एक हमारा हो गया ग्रेट हिमालय, एक हो गया लिटिल हिमालय जिसे हम मीडियन भी बोलते हैं। और जो मतलब मीडियन हिमालय की जो निचली ढालों पर एक घास का मैदान पाया जाता है और कुछ घास के मैदान भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो घास के कुछ मैदान होते हैं, एक तो होता है पंपस घास का मैदान और डोनेस घास का मैदान। ऐसे कुछ घास के मैदान से जो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, जो कि निचले ढालों पर ही पाए जाते हैं। और इन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग भी कहा जाता है और उत्तराखंड में इन्हें पायार भी कहा जाता है। और शिमला, मंसूरी, नैनीताल, काठमांडू, दार्जिलिंग मध्य हिमाचल में ही स्थित है। मतलब जो लिटिल हिमालय ये सब इसी में ही है। और जो लिटिल हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो हमारी रहती है 350 किलोमीटर और जिसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर की होती है। अगर हम बाह्य हिमालय की बात करें, जो आउटर हिमालय, अगर हम उसकी बात करें, इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार भारत की ओर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1220 मीटर है और इसकी जो औसत है वो 1052 किलोमीटर है। और जितना इसका विस्तार है वो से कोशी नदी तक, बिहार तक है। और जो हमारी आउटर हिमालय है वो जो पश्चिमी भाग पर एक डून तथा और पूर्वी भाग पर द्वारा पाया जाता है। और जो हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्वोत्तर भारत में नागा हिल मतलब नागालैंड और मिजोरम और भारत मयमर सीमा पर और हिमालय के दक्षिण में इसका विस्तार है। और जो मेघालय की अगर हम बात करें, मेघालय में खारो खासी जनजातियां भी हिमालय का अगर हाँ हमने कुछ जनजातीय क्वेश्चन आ सकता है कि मेघालय में खारो खासी जनजाति 3 आ जाए और आपसे पूछा जाए और एक जनजाति हम ले लेते हैं खारी जनजाति। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मेघालय में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, खारो, खासी जनजातियां या खारी। तो आप क्या करोगे, खारी को तो हटा दोगे तो गारो खासी जनजाति कौन सी, जो हिमालय की जनजाति, मेघालय की जनजातियां हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, हिमालय का ही एक विस्तार है। अगर हिमालय के दर्रे की बात करें, ठीक है, अगर हम दर्रे की बात करते हैं, दर्रे दर्रे का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच का वे स्थान जो एक मार्ग बनाते हैं। मतलब एक मान के चलो ये पर्वत, ठीक है, ये वाला पर्वत, ये वाला पर्वत, इसके बीच जो रास्ता जा रहा है, इसके बीच जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता प्रवेश मार्ग का कार्य करता है। और ये कुछ फीट से लेकर 1 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं और भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रे हिमालय में ही है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले काराकोरम भारत, जो कि एक सबसे उत्तरी दर्रा है। काराकोरम बिल्कुल एग्जाम में आता है। और एक होता है बोलन दर्रा, जो बलूचिस्तान को जोड़ता है, सिन्हा को बलूचिस्तान से जोड़ता है। और एक होता है खाबर दर्रा, जो काबुल को पेशावर से जोड़ता है। मतलब इनको ये जोड़ते हैं दर्रे। जो काकोरम है वो भारत की सबसे ऊंची दर्रा है और जो दर्रा है वो किसको किससे जोड़ता है, हम इसके बारे में कारकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर पाया जाता है, जो उत्तरी कश्मीर को चीन से जोड़ता है। बारालाच की बात करें, 1 मिनट में इसे ना थोड़ा जूम कर देती हूँ ना, दिखेगा भी। अगर बारालाच की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश में जास्कर रंज को, मंडी और लेह को जोड़ता है। और जोजिला जो जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। पीर पंजल दर्रा जम्मू कश्मीर में और किसे जोड़ता है, श्रीनगर को मुजफ्फरबाद से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में प्रीपाल रेंज में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, जो नदियों के गार्ड, जिसे नदियों का गार्ज कहा जाता है, मतलब गार्ड कहा जाता है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। हमें इंपॉर्टेंट बात आपको रखनी है, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला, कारकोरम दर्रा, बाराचल्ला दर्रा और पीर पंजल दर्रा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये किसको किससे जोड़ते हैं, कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखने क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर माना दर्रा की बात करें उत्तराखंड है, ठीक है, और नीति दर्रा की बात करिए उत्तराखंड में है। और हमारे तूजा दर्रा जो मणिपुर में है और जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। पावसर दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में डिब्रूगढ़ को और म्यांमार को जोड़ते हैं। अन्य दर्रों की अगर हम बात करें, वो तो छोड़ो, अन्य दर्रे जो इम्पोर्टेंट दर्रे वो हमने बता दिए। अब भारत की नदियों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भारत में लगभग 4000 नदियां हैं।
400 नदियाँ, जिसमें कि 14 बड़ी हैं और जो 44 है वो मंझली नदी है, मतलब छोटी, उनकी बहन मान के चलते हैं, बीच की बहन। कोई नदी जितना क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है, उसे उस नदी का ही एक तरह से बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। यदि कोई बेसिन 20,000 किलोमीटर से बड़ी है तो ऐसी नदियों को हम बड़ी नदी कहते हैं, और जो 20,000 किलोमीटर से कम है, मतलब 22,000 किलोमीटर तक है, तो उन्हें हम छोटी नदियां कहते हैं। ठीक है। अब किसी नदी में मिलने वाली जो भी सभी छोटी नदियों को उसकी एक सहायक नदी, मतलब अगर कोई नदी है, जो नदी वो सभी छोटी नदियों को सभी छोटी नदियों में मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहा जाता है। यदि कोई नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, मान के चलो एक यहाँ से एक नदी यहीं से एक नदी जा रही है, एक नदी यहाँ चली गई और एक नदी यहाँ तो आई थी, बट यहाँ से डिवाइड हो गई। ठीक है। कहने का मतलब ये है, दो शाखाओं में विभाजित होती है तो वो शाखाएं विस्तारित कहलाती है, मतलब डिवाइडेड कहलाती हैं। अब नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है वह उसका मुहान कहता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो राइट वाली नदी है वो सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और बे ऑफ बंगाल क्या बनाता है, एक मुहान बनाता है, एक डेल्टा बनाता है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। कहते ही नहीं कहते, हाँ। और जो मैदानी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियां अपने साथ एक सिल्टा या गाद लेकर चलती हैं, और इन्हीं सिल्टे से क्या है, मिट्टियां बनती हैं, जैसे जलोढ़ा मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, ये इन्हीं सिल्टे से बनती हैं, जो कि नदियां एक तरह से अपने साथ मिट्टियां लेकर चलती है, गाद लेकर चलती हैं। अब उसी से ही क्या एक डेल्टा का निर्माण होता है, और उसी में क्या है, एक के ऊपर एक पर्वत से बन जाते हैं, वो डेल्टा सा छोटा छोटा जो डेल्टा होता है मिट्टी का, वो बन जाता है। अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो निर्मित है वो सुंदर डेल्टा, और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तो ऑलरेडी राइट से आती हैं, जिनका 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि नदी पथरीले इलाकों से प्रभावित होती है, मतलब कहने का मतलब अगर कोई नदी, मान के चलो ये नदी है और यहाँ पत्थर पत्थर है, अगर कोई पत्थर इलाके से आती है, ठीक है, तो वो डेल्टा के स्थान पर एक तरह से एस्चुरी का निर्माण करती है, और नर्मदा ताप्ती एस्चुरिया का एक निर्माण करती है। यदि नदी पथरीले इलाके से प्रभावित होती है तो डेल्टा का स्थान क्यों, तो प्रभावित हो जाता है, जिससे कि वो एक एस्चुअरी का निर्माण करती है। यदि नदी दो पर्वतों के मध्य प्रभावित होती है, मान के चलो एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या है, नदी आ रही है, प्रभावित हो रही है, उसे हम कहते हैं राइफ्ट वैली का एक निर्माण होता है, मतलब एक विले का निर्माण होता है, एक वैली का निर्माण होता है। और जो नदी प्रतिदिन इसे घेरा करती जाती है, उस जिसे गार्ज कहते हैं, मतलब एक गार्ज होता है उसे कहते हैं, जो चंबल नदी अपने मार्ग में निर्माण करती है, मतलब जो चंबल नदी है वो एक दो पर्वतों से होकर बीच में गुजरती है, जो कि एक गार्ज का निर्माण करती है, जो कि अत्यधिक भूमि कटाव के लिए जानी जाती है। जो भूमि कटाव होता है उसके लिए जानी जाती है, कौन सी, चंबल नदी। कोशी नदी जो विचलन के लिए जानी जाती है, यदि कोई पहाड़ नदी के प्रवाह को प्रभावित करता है तो उससे क्या होता है, जल का विभाजन होता है, मतलब जल डिवाइडेड हो जाता है। और जो अरवली और पश्चिमी घाट है वो प्रसिद्ध है जल विभाजक में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारत की जो 77% जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, और जो 23% है वो अरब सागर में गिरती है, मतलब लेफ्ट एंड राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और प्रभाव की दृष्टि से भारतीय नदियों को दो मार्गों में विभाजित किया जाता है, पूर्ववर्ती और अपवर्ती। पूर्ववर्ती एंसीडेंट, अपवर्ती कंसिक्यूट। ठीक है। और जो पूर्ववर्ती अपवाह वो क्या होता है, ये नदियां अपने मार्ग की बाधाओं को काटकर आगे बढ़ती हैं, और हिमालय की नदियां इसी, जो जितनी भी हिमालय की नदियां हैं वो अपनी जितने भी मार्ग है उन्हें काट कर आगे बढ़ती है। जो अपवर्ती प्रवाह है वो इसके अपोजिट है, ये नदियां दाल की ओर, मतलब जो ढाल होता है उनकी ओर बढ़ती हैं। और प्रियादीप नदियों, जो प्रियादीप की जो नदियां होती है महाद्वीप की, वो ऐसी श्रेणी में आती हैं। और जो भारतीय नदियों को दो अन्य श्रेणियों में भी विभाजित किया गया, जो हिमालय की उत्तर भारतीय नदियां और प्रियादीप नदियां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हिमालय नदियों का, जो एक चौथाई जो जल है वो ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है, और जो विंध्य और अरवाली से निकलने वाली कुछ नदियां हैं इन्हीं नदियों में गिर जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, 1 मिनट में इसे थोड़ा ना जूम कर लेती हूँ ना। हाँ। अब
जो नदियाँ होती हैं वो एक धरतल से प्रभावित होती है और वो क्या होती है, मुहान बनाती है, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इस नदी में वर्षा भर जल रहता है और इन्हें नौवहन संभाव कहते हैं। अगर हम प्रियादीप नदियों की बात करें, इन नदियों का जो उद्गम है वो पश्चिम घाट में होता है, जो कि वर्ष जल जो वर्षा होती है, जल से जल पूर्ति होती है, और जो ग्रीष्म ऋतु में उन्हें जल का अभाव हो जाता है। और जो कावेरी नदी है, इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों ही मानसून से जल प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रियादीप नदियाँ अपेक्षाकृता एक तरह से मार्ग निर्धारित कर चुकी होती है, मतलब जो कावेरी नदी वो एक तरह से अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी होती है, चाहे वो शीतकालीन हो चाहे ग्रीष्मकालीन हो। जो अपेक्षाकृता भूमि पर भूमि के कारण एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कृष्ण और गोदावरी का एक डेल्टा मिलकर एक हो गए। मतलब कहने का मतलब है, जब ये सीन होता है, ऐसा जब सीन क्रिएट होता है, तो जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वो मिलकर एक हो गया है। और जो ताप्ती के बाद जो ताप्ती नदी है, उसके बाद जो अधिकांश नदियां हैं, जितनी भी नदियां ताप्ती के बाद जितनी भी नदियां निकलेंगी वो एक बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और जो कर्नाटका की शारावती और केरल की जो पेरियर है, उसका इसका उल्टा अपवाद है, क्योंकि भारत में बहने वाली सभी बड़ी नदी गंगा है, क्योंकि गंगा का जो है वो रहता है 2525 किलोमीटर, और जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो 29,000 किलोमीटर है। परंतु भारत में इसकी अपवाह मात्र 700 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, गंगा नदी। अगर हम तीस्ता नदी की बात करें, तीस्ता सबसे तेज गति से बहने वाली नदी, और ब्रह्मपुत्र के पास एक सर्वाधिक सहायक नदी होती है, कौन होती है, तीस्ता। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तीस्ता नदी बोलते हैं। और गंगा का जो एक बेसिन सबसे बड़ा होता है, जो कि 9 लाख पहले बनाते हैं गंगा का बेसिन, जो कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अब असम की जो सर्वाधिक नदियां हैं वो है हरियाणा में एक ही नदी, जिसे हम कहते हैं घग्गर घाघर। और अगर टीएमसी की बात करें, 1000 मिलियन क्यूब फील, जो नदी जल की कुल मात्रा को एक व्यक्त करता है। और अगर हम क्यूसी की बात करें, क्यूबिक फीट पर सेकंड, जो नदी के जल को प्रवाह को व्यक्त करता है। और किसी भी नदी को उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक नदी तंत्र कहा जाता है। कहते हैं कि नदी की सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, तो सहायक नदियाँ वो होती है जो किसी नदियों को उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर जोड़ा जाए, उसे नदी तंत्र कहा जाता है। अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें, जिसका पहले एक नदी आती है, फिर उसका नदी का उद्गम होता है, फिर नदी एक मुहान बनाती है, और वो एक सहायक नदी होती है। सिंधु की होती है कलेश, मानसरोवर जो अरब सागर में, फिर झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलुज यहाँ होती है। और चिनाब सबसे ही बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, और भारत में लेह और जस्कर के मध्य लेह से गुजरती है। कहने का मतलब है ये लद्दाख और जास्कर के मध्य कहाँ पर गुजरती है, लेह में। कौन सी, चिनाब नदी, सिंधु की। अगर हम झेलम नदी की बात करें, जो कि बेरी बेरीनाग झील से होकर चिनाब से किशनगंगा से झील सागर, झेलम तट पर ही ये गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें गंगा की सहायक नदी गंगोत्री, जो कि बंगाली खाड़ी में गिरती है, और जो इसकी सहायक नदी है, बाएं तट से रामगंगा, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक और कोशी, महानंदा, दाएं तरफ से यमुना, टोसा, तामस, सोना, दामोदर आदि। ये जो नदी हैं जो दाएं और बाएं, हाँ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ जाता है कि जो गंगा की जो सहायक नदी है दाएं ओर से, उन्हें उसमें लगाइए, अरेंज करिए। कोई भी बीच में नाम आ सकता है, या आपको ध्यान देना होगा बाएं तट से दाएं तट से। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ एनजीओ भी शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यमुना की बात करें, यमुना की सहायक यमुनोत्री, जो कि प्रयाग में गंगा, उत्तरकाशी, और सहायक नदी जो इसकी है बाएं तट से हिंडन, वरुण, सावररिंद, दाएं से चंबल, बेताब, केन। और जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब जो यमुना है, ये गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर रामगंगा की बात करें, गढ़वाल, हिमालय, कन्नौज में गंगा, रामगंगा, तेराई की जो भी मतलब तेराई है, उसकी जितनी भी मतलब कि डिस्टिलरी, और जो शुगर मिल्क का गंदा पानी, जो भी शुगर मतलब जो शुगर मिल होती है जितनी भी, जहाँ पे गन्ने उनका जो गंदा पानी है, वो एक तरह से गंगा में मिला देती है। ठीक है। और अगर शारदा और सरयू की बात करें, जो कि एक मिलाप ग्लेशियर और भारम घाट, और जो उसकी शारदा की जो सहायक नदी है वो होती है घाघरा, ये काली सरयू और गौरी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। अगर हम घाघरे की बात करें, जो कि एक इसकी जो है मापुचियों की जो गंगा से होती है, फिर अ, श- अ,
सारधा में जाती है, फिर ट्रांस हिमालय, फिर जो ये घाघरा बिहार है ये इसी के ही आसपास है। और जो गंडक की बात करें नेपाल हिमालय से, फिर बिहार में सोनापुर, और जो नेपाल में जो नारायणी और सीलाग्राम नामों से जानी जाती है। अगर हम कोशी नदी की बात करें, कोशी नदी पूर्वी नेपाल से होकर गंगा, फिर जो 7 जो छोटी नदियाँ हैं जिन्हें नेपाल से सप्तकोशी शिवरात्रि भी कहते हैं, जो कि मार्ग विचरण के लिए जानी जाती है। मतलब मार्ग एक तरह से अवॉइड, ठीक है, विचपन के लिए जाए, जिसे कि हम शोक भी कहते हैं, ठीक है, शोक नदी भी कहते हैं इन्हें हम। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो साइबरना, जो कि लखनऊ और जौनपुर गोमती तट पर ही बसे। अगर हम सोना की बात करें, जो अमरकंटक का ही एक पठार है। 1 मिनट, इसे हम ना थोड़ा कर लेते हैं। जो हाँ, अमरकंटक का पठार है, जो कि पठान में गंगा, और जो सोना नदी है वो स्वर्णरेखा व रामगंगा से में सोना के कण में पाया जाता है। दामोदर की बात करें, जो छोटे नागपुर का एक पठार है, जिसे कि हुगली नदी की सहायक नदी जमुनी या बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार जल प्राप्त किस नदी पर है? टोशा तामस नदी पर। अगर हम चंबल नदी की बात करें, जो चंबल नदी है वो जल प्राप्त इस नदी पर होता है, चूले जल प्राप्त। अगर चंबल घड़ियालों के लिए जानी जाती है, कौन सी? चंबल नदी। बेताब नदी की बात करें, हाँ, एक परियोजना है केन बेताब लिंक परियोजना, जो कि बेताब नदी के ऊपर ही बनाई गई है। केन बेताब लिंक परियोजना, ये आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अरोछा मध्य प्रदेश बेताब के तट पर है। अगर केन नदी की बात करें, विंध्य पर्वत, जो कि बाद में यमुना के, और फिर ब्रह्मपुत्र की बात करें, जो कि तिब्बत में एक जो कैलाश मानसरोवर, जो बंगाल की खाड़ी की जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, वो है दाएं से तीस्ता, मानस, घांसरी, गंगा, और बाएं से बरका। ब्रह्मपुत्र जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती। तिब्बत में संगो, अरुणाचल प्रदेश में देहाग, असम में लोही, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हमने जो बात करी है, आज हमने बात करी है ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे की नदी तक। ठीक है, उससे पहले आपको जितना भी अभी से अब तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और इसका एक एक नोट्स अपने आप लिखते जाना और अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।